बारी आती है विच इज ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे जितने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमने सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया है, उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी नीड अ सिस्टम एंड दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ऐसा कौन सा फ्लूइड होता है जो हमें इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड दैट फ्लूइड इज ब्लड। तो ब्लड की अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो ब्लड जो होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करता है एंड हमारी ऑक्सीजन, एनर्जी, फूड वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द बॉडी। तो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर बॉडी से निकालने में हेल्प करता है ब्लड, हमारी फूड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड फीचर इज कि हमारे ब्लड जो है उसके पास एक फ्लूइड मीडियम है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड। तो ये हमारा 3 पॉइंट्स हो गए ब्लड के रिलेटेड। एंड जो प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज एंड ये 3 हो गए हमारे ब्लड की प्रॉपर्टीज। तो ये थे हमारे ब्लड विच इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम एक नोट पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल जो है वो कैरी करता है अपने साथ। तो मैंने आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस में बताया था कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल में ही फॉर्म होता है एंड वही सेम हमारे ऑक्सीजन को भी कैरी करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा एक नोट हो गया जो हमें पता होना चाहिए। ये हमसे ऑप्शंस में भी पूछ सकते हैं। तो हम जब इस चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स एंड उसके ऊपर एक नोट। अब बढ़ते हैं हम अपने हार्ट की तरफ। अब हम हार्ट के फीचर्स पढ़ेंगे, उसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे एंड डिफरेंट प्रोसेसेस जो उसके अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक हार्ट की ये है कि वो एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड हमारे हार्ट का साइज हमारी फिस्ट जितना होता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द हार्ट। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि हमारे हार्ट में या फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस, इन सबके हार्ट में डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं एंड जो डिफरेंट चेम्बर्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उनके ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके। एंड ये हमारे जो चेम्बर्स होते हैं वो हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रिच ब्लड्स को मिक्स ना हो सके, इसलिए भी उनकी प्रिवेंशन करते हैं। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट चेम्बर्स के यूजेस जो हमें याद रखने हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि हमने पढ़ा हार्ट में कि वो मस्कुलर ऑर्गन है, उसका साइज हमारी फिस्ट जितना होता है। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। थर्ड पॉइंट इज कि वो प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड को। फोर्थ पॉइंट इज कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करना होता है ताकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर सके। एंड जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको हम अपने सेल्स तक पहुंचाते हैं ताकि वहां पे वो यूटिलाइज हो सके। सो ये प्रॉपर्टीज हो गई ब्लड की एंड हार्ट की। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने चेम्बर्स के बारे में। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमारे 4 हो गए लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो हमें ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम, दैट इज आर्ट्रियम्स आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स। तो हम इसका रीजन अभी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो हमारा आर्ट्रियम है चेम्बर वो थिन वॉल्ड होता है क्योंकि जो उसको ब्लड पंप करना होता है उसका प्रेशर कम होता है एंड उसको हमारे एलिमिनेशन में हेल्प करता है। वेयर एज जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं क्योंकि उन्हें वेरियस ऑर्गन्स को हमारा ब्लड पंप करना होता है। तो ये हमारे हो गए, हमसे पूछा जा सकता है एज अ क्वेश्चन दैट हमारे आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स में से कौन से किसकी वॉल ज्यादा थिकर होती है। तो वेंट्रिकल्स की ज्यादा थिक वॉल होती है। तो अब हम इसका सिस्टम पढ़ते हैं कि लेफ्ट आर्ट्रियम में जब वो रिलैक्स होता है तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से इसके अंदर एंटर करता है। तो फर्स्ट फीचर हमें याद रखना है कि लेफ्ट आर्ट्रियम में दैट इज हमारे, इसको हम ऐसे रिलेट करके चलते हैं दैट हम लेफ्ट
अपने हैंड को लेफ्ट आर्टरियम समझेंगे एंड राइट आर्टरियम को अपना राइट हैंड समझेंगे। तो जो लेफ्ट आर्टरियम है वो थिन वॉल्ड होता है एंड उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा लंग्स से। सो लंग्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। अब हम पढ़ते हैं कि जब हमारा लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है तो वो ब्लड अपने अंदर से ब्लड अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को देने लगता है। दैट इज व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट्स इट ट्रांसफर्स द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा ब्लड पंप हो जाता है फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम। ये एक फर्स्ट हाफ हो गया हमारे सर्कुलेशन का। तो हमारा लेफ्ट आर्टरियम जो है दैट ट्रांसफर्स द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर वहां से ब्लड जो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे ऑर्गन्स की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि वहां पे हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड यूज हो सके। तो लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ था। Whereas जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द बॉडी वो पहले राइट आर्टरियम में एंटर करेगा एंड राइट आर्टरियम में जब वो एंटर कर रहा होगा तब ये रिलैक्सिंग स्टेट में होगा। तो दैट मीन्स कि जब when the right atrium is in relaxing state, deoxygenated blood from the body is transported in it, and after that जब हमारा राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो अपने राइट वेंट्रिकल के अंदर अपने ब्लड को पंप कर देगा। दैट मीन्स कि हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टरियम ट्रांसफर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो वही ब्लड फिर वो लंग्स में ट्रांसफर कर देता है ताकि वहां पर ऑक्सीजनेशन हो सके उस ब्लड की। तो ये हमारे हो गए लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्टरियम के बारे में प्रॉपर्टीज। तो हमें पता होना चाहिए कि किसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एंड किसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो हमारे लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेयर एज जो हमारा राइट आर्टरियम हो गया एंड राइट वेंट्रिकल उसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये हो गए हमारे। अब पॉइंट है यहाँ पे कि वॉल्व्स क्या होते हैं। तो वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं चेम्बर्स के बीच में, क्योंकि वो हमारे फ्लो को दैट इज फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो रिवर्स गेयर में ना जा सके। दैट मीन्स कि अगर जब हमारा लेफ्ट आर्टरियम से अपने लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पंप हो रहा होता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वाई जो वॉल्व्स है वो प्रिवेंट करते हैं कि वो ब्लड वापस से हमारे लेफ्ट आर्टरियम में ना आ जाए। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वॉल्व्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे किसके पास कितने टाइप ऑफ चेम्बर्स होते हैं। तो डिफरेंट चेम्बर्स जो है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने के लिए ही बनाए गए हैं। दैट मीन्स डिफरेंट चेम्बर्स आर प्रेजेंट। उनका फंक्शनिंग ही यही है कि दे कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट, क्योंकि अगर मिक्सिंग हो गई तो देन भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पूरा वो किसी भी यूज का नहीं होगा। दैट इज वाई ये हमारा एक एडवांटेज है ऑफ डिफरेंट चेम्बर्स। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, ये याद होने चाहिए आप लोगों को कि बर्ड्स एंड मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है एंड उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट इसलिए होता है बिकॉज दे नीड टू मेंटेन देयर टेम्परेचर एंड वो टेम्परेचर वो ऐसे मेंटेन कर पाते हैं कि उनके पास एक कांस्टेंट एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। दैट इज व्हाई बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। एंड जो हमारे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हो गए उनके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है एम्फीबियंस में। क्रोकोडाइल्स जो हमारे एम्फीबियंस है उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे रही हूँ, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इट्स जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट। तो हमारे एम्फीबियंस के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है एंड रेप्टाइल्स के पास भी, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स की। अब हमारा तीसरा केस आता है ऑफ फिशेस। फिशेस के पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो उनका प्रोसेस ऐसा होता है कि ब्लड जो है वो गिल्स के पास तक ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद गिल्स के अंदर ही ऑक्सीजनेटेड होता है एंड देन वो बॉडी के सेल्स के पास आगे ट्रांसपोर्ट होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिशेस। First it is transported to the gills, then it is oxygenated there and then it is transferred to the body parts. तो ये हो गए हमारे डिफरेंट चेम्बर्स की बात हो गई। एंड हमारे पास एक प्रोसेस होता है डबल सर्कुलेशन।
तो डबल सर्कुलेशन में ऐसा है कि हमारा जो फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट हो गया उसके अंदर 2 वेज की सर्कुलेशन होती है, जैसे लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की एक हो गई, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल की दूसरी हो गई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं। तो ये आप सब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का, ह्यूमंस का याद रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारे ब्लड प्रेशर की। तो हम अब पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? It is the force that blood exerts against the wall of vessel। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है उसके अगेंस्ट जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्रेशर इन वीन्स। तो ये हमें याद होना चाहिए कि आर्टरीज एंड वीन्स में से किसकी सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। सो आर्टरीज हैव मोर प्रेशर देन वीन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारे ब्लड प्रेशर में 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स को काउंट किया जाता है। फर्स्ट वन इज द सिस्टोलिक प्रेशर, सेकेंड वन इज द डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारे ये जो यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो प्रेशर है ऑफ ब्लड का इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो मैंने आपको अपने हार्ट की पंपिंग प्रोसेस में समझाया था कि हमारे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब है कि उनमें ब्लड आ रहा है, दैट मीन्स ब्लड इज एंटरिंग इनटू देम। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा? दैट द प्रेशर ऑफ ब्लड का प्रेशर आर्टरी के अंदर ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो आर्टरीज में जो ब्लड होता है उसका जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है वॉल पे, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू होती है 120 mm ऑफ Hg। तो Hg मैंने केमिस्ट्री में बताया था, इट्स मर्करी। तो हमारी वैल्यू ये याद होनी चाहिए 120 mm, वो भी किसकी? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रास्ट हमारा डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? दैट द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। तो हमारा जो प्रेशर होता है ब्लड का जब वो हमारी आर्टरीज में है और हमारी वेंट्रिकल्स रिलैक्सिंग स्टेट में है, तो जो प्रेशर अप्लाई होता है ब्लड का उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर की जो रेंज होती है वो होती है 80 mm ऑफ Hg। तो हमें ये दोनों वैल्यूज को याद रखना है। एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर इज इंक्लूडेड इन द ब्लड प्रेशर। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो हम ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो वो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा स्वाइगमोमैनोमीटर। तो हमें नेम याद रखना है कि हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होएगा? स्वाइगमोमैनोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन मीनिंग कि टेंशन खूब हाइप होके हमें आ रही है। दैट मीन्स कि जब हमारा ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो जाता है तब हम कहते हैं हाइपरटेंशन हो गई है। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर तब इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो जाएगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में एक और पॉइंट जो याद रखने का है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अब हमें पता है कि हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज होता ही है एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड फ्लो है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स ब्लड को फ्लो इजीली करने के लिए हमारी जो आर्टरीज होती है वो इजीली फ्लो नहीं करने देती, इसीलिए रेजिस्ट करती हैं वो, एंड रेजिस्टेंस की वजह से हमें इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो हाइपरटेंशन कैन लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग इफ नॉट टेकन केयर ऑफ। तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेसल्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स होती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज आर्टरीज एंड सेकेंड वन इज वीन्स। तो आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को अवे कैरी करती है फ्रॉम दी हार्ट। दैट मीन्स आर्टरीज are those vessels which carry away blood from the heart and they have thick and elastic wall nature। तो उनकी वॉल का नेचर क्या होगा? थिक एंड इलास्टिक। तो अब उनको थिक और इलास्टिक वॉल्स की जरूरत क्यों है? बिकॉज जो उनके पास ब्लड प्रेजेंट होता है उसके अंदर बहुत प्रेशर अप्लाइड होता है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए दे वांट इलास्टिक एंड थिक वॉल्स। अब हमारे पास डिफरेंट वेसल्स होती है। जब हमारी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को तो वो आगे जाके डिफरेंट वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उनका जो स्मॉलेस्ट वेसल होता है वो 1 सेल थिक उसकी थिकनेस होती है एंड वो जो स्मॉलेस्ट सेल है उसको हम कैपिलरीज बुलाते हैं।
तो जब आर्टरीज डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर वेसल्स, उसकी जो स्मॉलेस्ट वेसल है उसे हम कैपिलरीज कहते हैं। एंड कैपिलरीज जो है वो होती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सराउंडिंग सेल्स। तो हमारा जो ब्लड हो जाएगा, ब्लड एंड जो हमारे सराउंडिंग सेल्स है, इनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, ये कैपिलरीज की वजह से होता है। तो जो कैपिलरीज है जब वो एक साथ फॉर्म कर लेती है तो वो वीन्स की कन्वर्जन में बदल जाती है। एंड जो वीन्स होती है हमारी, वो ब्लड को वापस से कैरी करती है हार्ट में फ्रॉम द ऑर्गन्स। एंड वीन्स की जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती, बिकॉज जो वो ब्लड कैरी करती है उसका अंदर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होता, वो नॉर्मल प्रेशर के अंडर होती है। दैट इज वाई दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स एज कंपेयर टू द आर्टरीज। तो हमारे पास वीन्स में कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्स जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड को कैरी करने में हेल्प करती है, दैट इज इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो। तो इसीलिए वीन्स के पास वॉल्स होती है जो कि उसे एक डायरेक्शन में उसके ब्लड को कैरी करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हमारी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कि प्लेटलेट्स कैसे हमारे ब्लड लॉस में मेंटेनिंग में हेल्प करती है। तो जो हमारा ब्लड लॉस होता है तो वो हमारी पंपिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। तो जो वो रिड्यूस कर देता है, हार्ट इजीली ब्लड को पंप नहीं कर पाता, इसीलिए उस वक्त प्लेटलेट सेल्स का रोल आता है एंड वो हमें मेंटेनिंग में हेल्प करते हैं जब हमें ब्लड लॉस होता है। तभी जब हमें कोई कट पड़ता है तो प्लेटलेट सेल्स जो होते हैं हमारे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड देन दे प्ले रोल इन क्योरिंग द वुंड। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फ्लूइड है जो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, दैट इज लिम्फ। तो लिम्फ जो है वो हमारा अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड है विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो अब हमारे पास जो कैपिलरीज है, तो जो कैपिलरीज की वॉल्स होती है उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं एंड एस्केप इनटू द टिश्यूज। एंड जो वो फॉर्म होता है फ्लूइड, उसे हम लिम्फ का नेम देते हैं। सो व्हेन द प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, देन द फ्लूइड फॉर्म्ड इज कॉल्ड द लिम्फ। तो ये हमारी लिम्फ की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट लिम्फ का ये है कि लिम्फ जो है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा के। प्लाज्मा हमने क्या पढ़ा था, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा के सिमिलर होता है हमारा ये लिम्फ, लेकिन एक्सेप्शन ये होती है कि वो लेस प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर एंड वो कलरलेस होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारा लिम्फ है वो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करता है एंड ऑल्सो वो ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस जो प्रेजेंट है उसके वॉल्स के अंदर। तो वहां से एक्सेस ऑफ फ्लूइड ड्रेन करता है एंड देन उसे वापस से ब्लड में भेज देता है। तो ये हमारी 2 यूजेस हो गए और दी प्रॉपर्टीज हो गई लिम्फ की, कि फर्स्ट इट कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस fluid from extracellular space back into the blood। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज लिम्फ की। अब हमें एक और चीज याद रखनी है कि जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो लार्ज लिम्फ फॉर्म करती है एंड वो ओपन होते हैं लार्ज वीन्स में। सो द लार्ज लिम्फ वेसल्स फॉर्म्स द लार्ज लिम्फ एंड विच ओपन इनटू द लार्ज वीन्स। तो ये हमारे पॉइंट याद होना चाहिए। So this was all about blood pressure, lymph and the vessels, different type of vessels. So now let's move on towards the transportation in plants. तो अब हम लोगों ने बात करी थी अपनी ट्रांसपोर्टेशन की ह्यूमंस में, तो अब बारी आती है हमारे प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे जो एग्जाम्पल आता है फर्स्ट, जो कि है कि सॉइल से हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन कर लेते हैं। सो दिस इज करेक्ट, राइट। सॉइल से, जो कि रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स है प्लांट के, उससे हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स जो प्लांट है वो ऑब्टेन कर लेता है एंड उस रॉ मटेरियल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी इंक्लूडेड है। मैंने आपको न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में समझाया था कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो हम लोग नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये हो गई हमारे सॉइल की बात। तो सॉइल से भी हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो जो रूट्स होती है प्लांट की वो एब्जॉर्प्शन में मदद करती है इन रॉ मटेरियल्स के। तो सपोज ये एग्जांपल लेते हैं स्क्यूट से प्लांट का, कि हमारी रूट्स हो गई है एंड इसके आसपास सॉइल है। तो जो सॉइल होती है उसके अंदर जो नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में प्रेजेंट है, और फॉस्फोरस, वो एब्जॉर्ब कर लेती है रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है।
तो ये हो गई हमारी सॉइल की बात। अब बात आते हैं हमारे एक पॉइंट की कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है हमारा, डिफ्यूजन में क्या था कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, लेकिन जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्लांट्स में। इसीलिए हमारा जो डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है वो टॉल ट्रीज में हेल्प नहीं करेगा ट्रांसपोर्टेशन में, इसीलिए हम डिफ्यूजन को नहीं कंसिडर कर सकते हमारा ऑप्शन। तो हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस चाहिए फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसे फास्ट होने की जरूरत नहीं है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उनका स्लो कंसिडर करा जा सकता है बिकॉज उनकी जो एनर्जी नीड्स होती है, एनर्जी डिमांड्स होती है, वो लार्ज नहीं होती बिकॉज दे डू नॉट मूव, तो इसीलिए वो अपनी लो एनर्जी डिमांड्स रखते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन कंसिडर इन हैविंग स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हमारे 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आते हैं, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोम। आई होप आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे, लेकिन अभी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके यूजेस क्या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। तो हमारा फर्स्ट है कि जो एनर्जी होती है लीव्स से, दैट इज हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वी नो लीव्स करती है, लीव्स की जो, और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एनर्जी जो रिलीज होती है वो लीव्स में ही स्टोर हो जाती है। तो हमारी जो लीव्स हो गई है उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई थी उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सिस्टम चाहिए। सेकेंडली हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम दी रूट्स, तो रूट्स ही होते हैं जो रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं, हमने इस एग्जाम्पल से समझा, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प चाहिए। तो बेसिकली हमें वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स, रॉ मटेरियल्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करवाने हैं प्लांट के अंदर। तो हमारे 2 टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोम। जाइलम वो पार्ट है जो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से ट्रांसपोर्ट करने में टू अदर पार्ट्स हेल्प करता है। सेकेंडली जो फ्लोम हो गया हमारा, उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जो मैंने लीव्स वाला बताया, वो दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारा जाइलम किस में होगा, जो रूट से ट्रांसफर करता है, एंड फ्लोम जो लीव से ट्रांसफर करता है। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक पॉइंट्स कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। अब हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि हमारा जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की वो होती है जाइलम्स की हेल्प से। तो क्या होता है कि जाइलम के 2 पार्ट्स होते हैं, वेसल्स एंड ट्रेकिड्स। तो जो वेसल्स एंड ट्रेकिड्स होते हैं वो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के होते हैं, इसीलिए वो सारे के सारे दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एंड कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट कि हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेसल्स एंड ट्रेकिड्स, जो कि हमारे जाइलम के पार्ट होते हैं, तो वो कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं। तो इसको अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दिस इज आवर क्यूट सा प्लांट। इस प्लांट में हमारी जो रूट्स हो गई है उसके आसपास सॉइल है। तो क्या करती है रूट्स जो है वो सॉइल से आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड जब आयंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम दी सॉइल्स, रूट्स एंड सॉइल्स के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिस डिफरेंस की वजह से जो वाटर है हमारा सॉइल से रूट्स में ट्रांसफर हो जाता है एंड वाटर कॉलम फॉर्म कर लेता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि पहले तो जो हमारी रूट्स है वो आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगी फ्रॉम दी सॉइल, एंड उसके बीच में हमारे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड उस डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो वाटर है फ्रॉम दी सॉइल वो रूट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर कॉलम की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा ये इनफ नहीं था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, इसीलिए वी नीड अनदर मेथड टू परफॉर्म दिस वर्क। तो हमारा ये जो रूट प्रेशर है, ये रूट प्रेशर वाला हमारा हो गया मेथड। तो रूट प्रेशर वाला मेथड नाइट में इंपॉर्टेंट होता है, डे में हमें और दूसरा मेथड चाहिए होता है, मोर एफिशिएंट वन एंड मोर रिलायबल वन। तो दूसरे मेथड में क्या होता है कि जो वाटर है वो हम लॉस, जैसे हमने देखा है, हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने चैप्टर में कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट्स। तो ये हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन में की वजह से दैट इज हमारा वाटर लॉस होता है, एंड वाटर लॉस जब होता है तो जो जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर स्टोर्ड है उससे हम लोग रिप्लेस करने की सोचते हैं, दैट इज प्लांट जो है वो उस जाइलम वेसल के वाटर को यूज करना चाहता है जो कि वाटर लॉस हुआ है उसकी प्लेस में। तो ये कैसे होता है कि जो ट्रांसपिरेशन है
उसकी वो जो है वो सक्शन क्रिएट कर देता है ये प्रोसेस। तो सक्शन क्रिएट हो जाता है तो वो वाटर को पुल करता है, इतनी स्ट्रांगली पुल करता है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है एंड टेम्परेचर की रेगुलेशन भी हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, सेकेंड वन इज दैट इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। सो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का, जो हमने बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझा। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है वो फ्लोम की वजह से हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो अब हमारा ट्रांसलोकेशन ट्रांसपिरेशन की तरह ही जैसे वाटर में हुआ था, वैसे ही फूड में ट्रांसलोकेशन मेथड होता है जिसमें हम लोग सॉल्युबल प्रोडक्ट्स की ट्रांसफर को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो फ्लोम जो होता है वो अमीनो एसिड्स एंड दूसरे प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है वो सीव ट्यूब्स के अंदर होता है एंड वो सीव ट्यूब्स जो है वो कंपेनियन सेल्स के साथ मिलके दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन को। तो ये हमारा हो गया था ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स एंड सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ द कंपेनियन सेल्स हेल्प्स इन द movement in both the direction, that is upward and downward. And second point is that phloem जो है वो amino acids and other products को transport में help करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो हमारे ये फ्लोम का ट्रांसफर है ये अचीव होता है बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। हमने इसका एग्जांपल क्या देखा, जो सुक्रोज होता है दैट मींस शुगर की ये फॉर्म होता है वो एटीपी की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। दैट इज जो एटीपी एनर्जी रिलीज करता है उसकी वजह से हमारा सुक्रोज ट्रांसफर हो पाता है। एंड जो शुगर स्टोर होती है रूट्स एंड स्टेम्स में, जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जो शुगर है जो रूट्स एंड स्टेम्स में स्टोर्ड है, तो जब बर्ड्स को ग्रो करना होता है प्लांट के अंदर तो वो शुगर को यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यूज लीड्स टू द वाटर मूवमेंट। तो वाटर जो है वो मूव कर जाता है एंड उसकी मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से जो हमारा मटेरियल है वो मूव कर जाता है लेस प्रेशर की तरफ। तो जहां पर लेस प्रेशर होगा वहां पे हमारा फूड मूव कर जाएगा एंड इसकी वजह से जो पार्ट्स को अवेलेबिलिटी नहीं होती है फूड की उनके पास तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन मेथड। हमने इसमें पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को कहते हैं एंड सीव ट्यूब्स की और कंपेनियन सेल्स की मदद से दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो पाता है। एंड ये अचीव कैसे करते हैं प्रोसेस को हम, बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी। एंड इसका एग्जाम्पल हमने लिया कि सुक्रोज जो है वो एटीपी की जो एनर्जी रिलीज होता है उसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन भी पढ़ लिया कि वो इंक्रीज करता है इस पूरे मेथड में, जिसकी वजह से वाटर मूव कर जाता है एंड मटेरियल्स जो है दे मूव टुवर्ड्स द लेस प्रेशर। So this completes our third process which is transportation. Now let's move on towards our last process of this chapter, that is excretion. तो अब हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेसेस का प्रोसेस आता है which is excretion. Excretion में हमने पढ़ा था कि it is the activities के वक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी रिमूवल को हम excretion प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर के बीच के डिफरेंसेस को। फर्स्ट डिफरेंस इज कि यूनिसेल्युलर में सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन हो जाती है, बिकॉज जो यूनिसेल्युलर होता है वो अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के, इसीलिए उसकी सिंपल डिफ्यूजन से इजीली हो जाती है। इन मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नीडेड, क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं। तो ये था यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर के एक्सक्रीशन का डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं अपने ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीशन सिस्टम की तरफ। तो ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, यूरेथ्रा होता है एंड यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो टू कैटेगरीज में हमारे पास पेयर है, फर्स्ट इज किडनी एंड यूरेटर्स के पेयर अवेलेबल होते हैं एंड जो यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर है वो सिंगल होते हैं। तो जो हमारी किडनीज होती है वो एब्डोमेन में किसी भी साइड पे लोकेटेड होती है। जो यूरेटर्स है वो हमारी किडनी को एंड यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है। दैट बेसिकली इट इज द कनेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया वो न्यूरल कंट्रोल के अंडर होता है। दैट इज जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर अप्लाई होता है देन वी नीड एन अर्ज टू पास द यूरिन, इसीलिए हमारा यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से पास होता है। तो हमारा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट किडनी से पास होता है यूरिन, देन यूरेटर्स
एंड यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली यूरेथ्रा से रिमूव होता है। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है बिकॉज ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो जो हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, यूरिन प्रोडक्शन इज बेसिकली द फिल्टर्ड आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम यूरिन प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, उसकी हमारी यूरिन प्रोडक्शन होती है। तो हमारा जो लंग्स है, एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में हेल्प करती है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है। एंड सिमिलरली हमारा जो स्वेट है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन वहां से थोड़ी ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन होती है, इसीलिए हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक्सक्रीशन के पूरी बॉडी पार्ट में। वन ऑफ देम इज दी किडनीज वाला सिस्टम। नेक्स्ट इज जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज यूरिया एंड सेकेंड इज यूरिक एसिड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फिल्ट्रेशन यूनिट। तो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो क्लस्टर होता है थिन वॉल्ड, ये याद रखना है, थिन वॉल्ड होते हैं ब्लड कैपिलरीज इन द फिल्ट्रेशन यूनिट। तो जो क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होता है जो कि बाउमाउथ कैप्सूल से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे बाउमाउथ कैप्सूल क्या है, इट इज द कैप्सूल विच कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट को कलेक्ट कौन करता है, बाउमाउथ कैप्सूल। एंड जो ब्लड कैपिलरीज है थिन वॉल्ड जो एसोसिएटेड है उससे, वो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट के अंडर आते हैं। तो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है क्या किडनी का, इट इज द नेफ्रॉन्स विच आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। तो हमें याद रखना है कि हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, नेफ्रॉन्स है। तो नेक्स्ट आता है हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट के बारे में कि इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर हमारा क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकेंड इज अमीनो एसिड्स, थर्ड इज सॉल्ट्स एंड फोर्थ इज वाटर। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर आर इंक्लूडेड इन इनिशियल फिल्ट्रेट। तो हमारा जो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है एंड वो रीअब्सॉर्प्शन जो है दैट डिपेंड्स ऑन दी वाटर अवेलेबिलिटी कि कितना वाटर अवेलेबल है एंड कितना हमें एक्सक्रीशन करना है अपने वेस्ट प्रोडक्ट का। तो उसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा ये रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर में होता है। एंड ये जो हमारा रीअब्सॉर्प्शन है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जो कि मैंने आपको अपने न्यूट्रिशन वाले जब डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था तब बताया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्टिफिशियल किडनी का। तो जब हमारी किसी इंजरी हो जाती है किडनी में या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल किडनी को हम हीमोडायलिसिस मेथड से करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी के अंदर हमें मेन चीज़ याद रखनी है कि रीअब्सॉर्प्शन नहीं इन्वॉल्व होता। तो यही एक डिफरेंस है हमारी नॉर्मल किडनी एंड हमारी आर्टिफिशियल किडनी में, दैट आर्टिफिशियल किडनी डजंट इन्वॉल्व रीअब्सॉर्प्शन मेथड। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी किडनी होता है उसमें एक्यूमुलेशन जब हो जाता है पॉइजनस वेस्ट का, तो उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए जो मेथड चाहिए हम वो मेथड यूज करते हैं। तो हमारा आर्टिफिशियल किडनी की मदद से हम अपने नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर लेते हैं, वो भी थ्रू डायलिसिस से। तो हमारा मेथड क्या होता है कि हमारा जो ये हो गई हमारी ट्यूब के अंदर जो कि सेमी परमिएबल लाइनिंग से एसोसिएटेड है, उस ट्यूब के अंदर हमारा डायलिसिंग फ्लूइड होता है। तो इस फ्लूइड की कॉम्पोजिशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एज ब्लड, एक्सेप्ट फॉर इसमें जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसमें वेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अगर उसी में वेस्ट इन्वॉल्व होगा तो फायदा क्या होगा हमारी नेचुरल किडनी को प्योरीफाई करने के लिए, सो इट डजंट इन्वॉल्व वेस्ट। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिमिलर होता है। तो होता क्या है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो हम ट्यूब से पास करवाते हैं एंड जो उसका ब्लड होता है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिफ्यूजन मेथड की मदद से डायलिसिंग फ्लूइड में चला जाता है। वो डिफ्यूजन वहाँ पर क्यों हुआ, बिकॉज वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट था, दैट इज डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर हमारा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं था, दैट इज लो कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे हाई थी तो हमारे डिफ्यूजन से वो अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में चला गया इन द डायलिसिंग फ्लूइड। तो हमारे जब वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर चला गया इस फ्लूइड के अंदर तो हमारे पास हमारा प्योरीफाइड ब्लड ऑब्टेन हुआ एंड उस प्योरीफाइड ब्लड को फिर वापस से ह्यूमन के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारा इनिशियल फिल्ट्रेट है जो कि 180 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है
वो जो एक्सक्रीट कर रहे हैं हम उसके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हाई है। दैट इज जो एक्सक्रीट हो रहा है वो सिर्फ 1 लीटर है। तो इतना वेरिएशन क्यों है हमारी न्यूमेरिकल नंबर में? वो इसलिए बिकॉज जो रिमेनिंग हमारा फिल्ट्रेट होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, इट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किन किन प्रोडक्ट्स की होती है? फर्स्ट इज वाटर, जो मैंने आपको 3 से 4 बार बता दिया है कि ट्रांसपिरेशन मेथड से हमारा वाटर जो है वो एक्सक्रीट होता है प्लांट्स में। सेकंड इज लीव्स, जब लीव्स को हमारा जो लीव्स होती है ओल्ड हो जाती है तो वो फॉल कर जाती है, लूज कर जाती है, उसको हम एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि सॉइल के अंदर भी हमारी कुछ एक्सक्रीशन हो जाती है थ्रू सॉइल। एंड फोर्थ इज जो हमारे गम्स है, रेजिन्स है, ओल्ड जाइलम स्पेशली, वो तीनों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सक्रीशन की मदद से हमारा वेस्ट रिलीज हो जाता है। अब लास्ट इज डोनेशन। तो हमारे जो पैनक्रियाज, लंग्स, किडनी एंड इंटेस्टाइन विद द बोन मैरो, ये सारे हम तभी ट्रांसफर या डोनेट कर पाते हैं दैट इज जब पर्सन जो है वो डेड है। लेकिन जो हमारा किडनी हो गई एंड पार्ट ऑफ लिवर वो अलाइव डोनर को दिए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट विच ऑर्गन कैन ओनली बी डोनेटेड व्हेन द पर्सन इज डेड। तो इसमें हम पैनक्रियाज, लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, बोन मैरो इज द इम्पॉर्टेंट वन, ये हमसे पूछ सकता है। एंड अगर डोनर अलाइव है तो किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, ये हम डोनेट कर सकते हैं। तो हम ये डोनर की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गन किसको डोनेट हो सकता है। अगर अलाइव है तो ये हो सकते हैं, एंड अगर वो डेड है तो डेड होने के बाद ये सारे हमारे जितने भी 5 से 6 ऑर्गन्स हैं ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। So this brings us to the end of the chapter. Finally this chapter is over and हमारा टर्म 1 का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बचा है सिर्फ MCQ सेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरीके से इसके नोट्स रिवाइज करने हैं बिकॉज इस चैप्टर में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। एंड हमारे तो हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे क्या क्या होंगे इस चैप्टर में। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करा, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, तो ये 4 हमारे प्रोसेस थे। हमने इन्हें लिंक करा, हमने नोट्स पढ़े, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को कंपेयर करा विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट प्रोसेसेस। So this is it. I hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. So do like and subscribe to my channel for further updates and also share it with your friends. So meet you guys in my next video. Until then, take care.